से दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल जिसका नाम है NCERT शॉर्ट्स। और हम लोग अभी डिस्कशन जो करने वाले हैं, जो अभी नोटिफिकेशन आया है बिहार लोक सेवा आयोग का, उसके बारे में, और साथ साथ हम लोग सिलेबस को भी देख लेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको भी हम लोग देखेंगे डिस्कशन के अंदर। ठीक है, बहुत दिनों से मैं कह रहा था सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए, तो आज वो टाइम आ ही गया आफ्टर ऑल कि हम लोग सिलेबस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें इंक्लूड करूंगा। ठीक है, और सिलेबस की जो बात करूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक, तो 71वीं BPSC का आ गया है नोटिफिकेशन। ठीक है, प्रारंभ परीक्षा जो है होने वाली है और इसका जो संभावित डेट दिया गया है परीक्षा का वो 30 अगस्त दिया गया है। ठीक है, 30 अगस्त, ठीक, संभावित है ये। ठीक है, हो सकता है चेंज हो जाए। और आवेदन जो है वो 2 जून से स्टार्ट हो जाएगा, 30 जून आखिरी डेट होगा, आप लोग देख लेंगे। ठीक, 1250 पदों के लिए है। इसमें अभी पुलिस और SDM वाला जो पद है, यानी DSP और SDM वाला, वो अभी इंक्लूड नहीं किया गया है, हो सकता है आगे इंक्लूड किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, इसमें बेसिकली आप पद को देखेंगे तो ये पदे जो हैं अनुमंडल पदाधिकारी और ये पदाधिकारी अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक, श्रम अधीक्षक, तो कुछ लेवल 9 के हैं और लेवल 7 के भी हैं। ठीक है, तो लगभग 130 पद जो है वो लेवल 9 के हैं, मैंने देखा। ठीक है, और बाकी जो है वो लेवल 7 के हैं। लेवल का मतलब यही होता है कि आपका जो सैलरी और पक्ष होता है ना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेवल से ही डिपेंड करता है। और आप देखेंगे जनरलों के लिए जो है वो जनरल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, किसी में 40 है, किसी में 14। ठीक है, लेवल 9 की बात करें तो, ठीक, और किसी में 6, किसी में 5 ऐसे हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो सहकारिता प्रसार पदाधिकारी जो है लेवल 7 का, उसमें 269 पद निकले हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रीफरेंस में दे सकते हैं। उसके अलावा देखेंगे तो प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी है, उसमें 183 है। ठीक, बाकी और जो भी अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उसके बारे में भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो टोटल जो है 1250 पद है। ठीक, चलिए अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि न्यूनतम उम्र क्या है। ठीक है, मिनिमम एज क्या है। तो किसी के लिए 22 और किसी के लिए 21 है। अगर आप 22 वर्ष से कम है या 21 वर्ष से कम है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे अभी भरने के लिए फॉर्म। ठीक है, बाकी आप अपेयरिंग हैं और आपका 22 वर्ष हो चुका है, 21 वर्ष हो चुका है, लास्ट आप स्नातक कर रहे हैं, तो आप भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, समझ गए। खैर आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया भी हुआ है प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधिसूचना को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, रिक्तियों की पदों की संख्या जो बढ़ाई जा सकती है। उक्त विज्ञापन में भरे गए आवेदन की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के अधिक पालियों 1 से अधिक 20 सेट आयोजित की जा सकती है। ठीक है, यानी 1 से अधिक पालियों में भी लिया जा सकता है, 1 से ज़्यादा सेट भी आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन का। ठीक है, समझ गए। बाकी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा जो है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आपको समतुल्य या उत्तीर्ण होना अनिवार्य होना चाहिए। और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या उनके संबद्ध संस्था से वाणिज्य, अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक डिग्री जो है आपको प्राप्त होना चाहिए। ठीक, बाकी ऑनलाइन जब आप आवेदन करेंगे तो शैक्षिक योग्यता का कॉलम जो है उसमें स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना जो है देना अनिवार्य होगा। विशेष शैक्षिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए जो है आपको अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त पद के लिए आपकी जो है दावेदारी नहीं मानी जाएगी। बाकी कुछ आरक्षण पे बात है, तो आरक्षण का लाभ जो है राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुरूप और राज्य के सरकार के समक्ष जो स्तर निर्गत किए जाते हैं प्रमाण पत्र, उसके आधार पर ही होगा। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित जो कॉलम होगा आरक्षण का दावा अगर आप नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आपको दावा करना पड़ेगा। जाति के आधार पर जो आरक्षण का लाभ है उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जो कि बिहार के हैं, जो बिहार के डोमिसाइल हैं। अगर आप बिहार के नहीं है तो फिर आपको नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी में जो है वो काउंट किया जाएगा। ठीक, बाकी आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, और आरक्षण का प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, खैर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए जो है
प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जाति प्रमाण पत्र, और अस्थायी जो आपका निवास है यानी मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र ये देना होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी बीसी और ईबीसी, ठीक है, इसके लिए उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर सहित जो है रहित प्रमाण पत्र जमा करना होगा, ठीक है, यानी आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो दशा है उसमें अपने अस्थायी अधिवास अंचल जो भी अधिकारी होंगे उनके द्वारा साइन होना चाहिए, ठीक है, कि आप क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आते हैं, ठीक। बाकी इस तरह का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा निवास प्रमाण पत्र के साथ, ठीक। आरक्षण का दावा करने वाले जो विवाहित महिला होंगी वो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि पति के नाम से, ठीक है। तो उपयुक्त आरक्षण संबंधी जो प्रमाण पत्र होगा वो आयोग कार्यालय के सत्यापन समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ जो है दे नहीं होगा, यानी जब मांगा जाएगा आपसे तो आपको देना पड़ेगा अगर आप फॉर्म में भरते हैं तो। बाकी यही सब है, देख लेंगे कोड थोड़ा देख लेंगे आप। अनरिजर्व्ड का कोड होता है UR, ठीक। वहीं शेड्यूल कास्ट के लिए SC और शेड्यूल ट्राइब के लिए ST, ठीक। एक्सट्रीमली बैकवर्ड अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC, और वहीं BC होता है पिछड़ा वर्ग, ठीक है, बैकवर्ड कास्ट। और पिछड़े वर्गों की महिला जो होती है वो बैकवर्ड लेडीज होती हैं BCL, और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे उतना खास कुछ है नहीं, ठीक है। बेंचमार्क फॉर डिसेबिलिटी है, दिव्यांगजन मात्र जो 4% क्षैतिज आरक्षण दे होगा उनको, ठीक, जो दिव्यांगजन होंगे। और बाकी PWD 40% से कम दिव्यांग वाले लिखने में असमर्थ जो होंगे उनके लिए सुविधा दी जाएगी कि उनके साथ जो है कोई लिखने के लिए वहाँ पे बैठेगा, ठीक। बाकी आपको जो है कॉलम में यस करना पड़ेगा कि आपको कुछ चाहिए, ठीक है, या आप सुन नहीं पाते हैं, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे आपको डालनी पड़ेंगी। तो फॉर्म बहुत ही आराम से देख के जो है आप डालेंगे, ठीक है, भरेंगे। बाकी और क्या है इम्पोर्टेंट वो देख लेते हैं। बाकी उतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। अगर उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है वो 21 से 22 वर्ष पहले ही हम लोगों ने बात कर लिया था। सामान्य अगर पुरुष है, सामान्य वर्ग से हैं तो 37 वर्ष, महिला है तो वो उनके लिए भी 37 वर्ष। और यहीं आप पिछड़ा वर्ग से अगर रिलेटेड हैं, ठीक है, उस कैटेगरी में आते हैं, पुरुष हो या महिला, तो 40 वर्ष। और वहीं आप अगर मतलब अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला है तो अब 42 वर्ष, ठीक है। तो इतने वर्ष तक आप जो है अटेम्प्ट दे सकते हैं, समझ गए। आगे बात करते हैं। आगे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट दिख रहा है, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित जो जन्म तिथि है वही मान्य होगी, ठीक है। 10/9/2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा जो है समाप्त कर दी गई है, ठीक। यानी कितने भी आप बैठ सकते हैं, आप जो है आप अपने एक्सट्रीम यानी जो मैक्सिमम एज है वहां तक आप बैठ सकते हैं, ठीक है, जितनी बार भी एग्जाम कंडक्ट होता है। बाकी बिहार सरकार सरकारी सेवाओं के जो मतलब उनके उपरांत जो पूरी सेवा अवधि आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे, ठीक। यानी ऐसे लोग जो बिहार सरकार में पहले से मतलब है सरकारी सेवक है तो उनके लिए 5 अवसर रहेंगे, ठीक है। बाकी कुछ उतना है नहीं। 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी में भर्ती किए गए पूर्णकालिक एनसीसी उपयोग जाने वाले, ये उतना नहीं है इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक भी नहीं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शारीरिक क्षमता की बात करें तो शारीरिक क्षमता जो है अच्छा होना चाहिए, सुगठित शरीर वाला और सक्रिय हो, ठीक है, शारीरिक दोष ना हो, ठीक है। इस और कर्तव्यों को भली भांति आप पालन कर सके। चिकित्सा बोर्ड अगर किसी तरह का आपको दिक्कत है तो चिकित्सा बोर्ड जो है वो पहले जांच करेगा, ठीक। और आप अगर अपेक्षाओं पर को पूर्ति करते हैं, उस पर खड़े उतरते हैं तो फिर आपको नियुक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। बिहार पुलिस सेवा जिला समादेष्टा काराधीक्षक पद के उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा जो है संबंधी नियमावली जो होगी वो परिशिष्ट क में दी गई है, उसी के अनुसार होगा। लेकिन अभी जो है इस वर्तमान विज्ञापन में अभी तक उक्त पद समाहित नहीं किया गया है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं शुल्क की। अभ्यर्थियों में प्रत्येक यानी जो बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये लगेंगे, ठीक है।
और उसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 600 रुपये लगेंगे। अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति से हैं तो आपको 150 रुपये, महिला है तो फिर 150 रुपये, और दिव्यांगजन है तो भी 150 रुपये, और बाकी जो और राज्य के लोग होंगे या अन्य उम्मीदवार होंगे उनके लिए 600 रुपये। ठीक है, वैसे लोग जिनका मतलब जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रमाण पत्र के रूप में आधार संख्या, आधार नंबर अंकित किया जाएगा, उनको 200 रुपये यानी बायोमेट्रिक फी नहीं लगेंगे। ठीक, समझ गए। वैसे सभी आरक्षित कोटि अभ्यर्थी बिहार राज्य के स्थायी निवासी महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण दिव्यांगजन एवं बिहार राज्य के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप तो क्या कर रहे हैं कि आप भर रहे हैं फॉर्म, ठीक है, और 150 रुपया आप दे रहे हैं, आप महिला हैं, ठीक, लेकिन बाद में आप डोमिसाइल नहीं निकलते हैं बिहार के, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क यानी कॉन्सेशनल फी के आधार पर अंतर्निहित किया जा सकता है। दिव्यांगजन अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी वर्ग महिला अभ्यर्थियों के इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिंदु पर उनकी अभ्यर्थी सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। अब देखिए, आप भले ही आपको 150 रुपये देना है, ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आप स्वेच्छा से 600 रुपया देते हैं तो कोई बात नहीं है, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक, बाकी बात करते हैं एकीकृत संयुक्त परीक्षा के लिए जो परीक्षा संरचना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जो है सामान्य अध्ययन होगा इसमें, ठीक है, जिसके सभी प्रश्न जो है सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा विकल्प होंगे, 4-5 भी हो सकते हैं। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, कुल 150 अंक का होगा। ठीक है, और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, आपको 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग काट लिया जाएगा अगर आपने गलत आंसर दिया तो। प्रारंभिक परीक्षा जो है वो महज जांच परीक्षा होगी, ये आपका चयन नहीं होगा। ठीक है, और लगभग रिक्ति से 10 गुना लोग को जो है उसमें शामिल किया जाएगा इसके अंदर मुख्य परीक्षा के लिए। वहीं इस प्रकार जो है इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय यानी नेशनल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं होती हैं यानी करंट अफेयर्स, और भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बातें कर रहा हूं, इस पे आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो भारत का इतिहास, ठीक है, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग और महत्वपूर्ण नदियां। ठीक, ये एकदम इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप इस पे ध्यान देंगे जिस संदर्भ में बात हो रही है। राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता, यानी कुछ मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन। इस प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी, ठीक है, यानी पास करना, उसके बाद ही आपको जो मुख्य परीक्षा में बिठाया जाएगा। ठीक, बाकी सामान्य वर्ग से हैं तो 40% और पिछड़ा वर्ग से हैं तो 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है तो 34% आपको लाना होता है। ठीक, बाकी दिव्यांगजन है तो 32% ही लाके आप पास हो सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा के सिलेबस की। ठीक है, लिखित परीक्षा होती है, ये होता है सब्जेक्टिव, समझ गए। तो 71वीं प्रयुक्त जो परीक्षा है सामान्य हिंदी होगा आपका 100 अंकों का, इसमें 30% अंक लाना है। ठीक है, और उसके अलावा वैकल्पिक विषय है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक, MCQs होंगे और 100 अंकों का होगा। ठीक है, इसकी गणना नहीं की जाएगी, ठीक, इनकी गणना नहीं की जाएगी। उसके अलावा सामान्य अध्ययन आपका 300 अंक का होगा, दूसरा, और वहीं तीसरा जो होगा आपका 300 अंक का होगा, निबंध भी 300 अंक का होगा, टोटल 900 अंक होंगे, समझ गए। बाकी इसमें से आप राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम प्राप्त अंक होगा वो मेधा निर्धारित परियोजना इसकी गणना करें। इसमें से आपका कोई भी ऐच्छिक विषय हो सकता है, वैकल्पिक विषय। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं विषय। और उसी तरह अगर ये पद का नाम देखें, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष जो है उनके लिए अनिवार्य विषय क्या होगा, उनके लिए विषय है सामान्य हिंदी होगा, जिसमें 30% आपको अंक लाना होगा। उसके अलावा 2 प्रश्न पत्र और होंगे, वो होगा एक सामान्य अध्ययन का, निबंध नहीं है इसके अंदर। ठीक है, 300 अंक का होगा। बाकी सेम इसमें 300 अंक का विषय निष्ठ आधारित होगा। ठीक, ऐच्छिक विषय का, और जो भी ऐच्छिक विषय होगा आपका इन चारों में से वो 300 अंकों का होगा। ठीक है,
इसमें न्यूनतम प्राप्त अंक जो है अनिवार्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन फिर से भरवाया जाएगा। उसके लिए परीक्षा शुल्क अलग से ली जाएगी। ठीक है, एकीकृत मुख्य जो परीक्षा होगी, सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वही होंगे जो 71वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय हैं। जो लिखित परीक्षा होगा उसमें पदों के लिए दिए गए वैकल्पिक विषय अलग होंगे, जिनमें से किसी एक विषय का आपको चयन करना है। प्रश्न पत्र जो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में छपे होंगे। ठीक है, सभी भाषा विषयों के यानी हिंदी, देवनागरी या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में आप जो है उत्तर दे सकते हैं। इसके अलावा किसी और भाषा में आप उत्तर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, प्रश्न पत्रों के उत्तर देने के विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यही चाहे तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश, उद्भिद अंश यदि कोई है या चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतरण दे सकते हैं। ठीक, बाकी क्या है, कुछ खास उतना है नहीं। ठीक, वही सारी चीजें हैं। 40% आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, वही है पिछड़ा वर्ग के लिए जो पहले बताया वही। बाकी मुख्य परीक्षा में जो प्राप्त अंक आधार पर व्यक्ति जो परीक्षण के लिए बुलाए जाएंगे यानी इंटरव्यू के लिए, वो रिक्ति से 2.5 गुना होंगे। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा फेज आता है आपका व्यक्तिगत परीक्षण। ठीक, इसमें आपका इंटरव्यू होता है 120 अंकों का। ठीक है, और फिर इसके आधार पे जब आप इसमें भी पास कर जाते हैं तब आपका जो है मतलब चुनाव होता है। ठीक, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। अगर स्वास्थ्य परीक्षण में आप पास हो जाते हैं तो फिर आपको दे दी जाती है नियुक्ति। समझ गए। बाकी मेधा सूची जो बनती है वो 900 अंक जो परीक्षा 900 अंक होते हैं, सामान्य अध्ययन 2 पेपर। ठीक है, और 300 अंक का आपका जो होता है निबंध। समझ गए। और साक्षात्कार यानी आपका इंटरव्यू का 120। तो टोटल 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाती है और कोटिवार यानी आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षा फल जो है प्रकाशित किया जाता है। ठीक, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए जो मुख्य परीक्षा है वो 900 अंक यानी सारी चीज़ों को मिला के। ठीक है, सामान्य अध्ययन की बात करें या द्वितीय पत्र 300 अंक और फिर ऐच्छिक विषय 300 अंक। ठीक है, इसको 300 अंक और 120 यानी टोटल 1020 का होता है। ठीक है, और इसमें फिर इसी के अंक पे आपका जो है लास्ट में परीक्षा फल में आपका नाम आता है, अंतिम मेधा सूची में आपका नाम आता है। ठीक है, यही सब है, बाकी और कुछ है नहीं इसके अंदर। बाकी ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि वगैरह दी हुई है, सेम वही बातें हैं। कागजातों की हार्ड कॉपी जो है अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र संबंधी कागजातों की हार्ड कॉपी कार्यालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है। सॉफ्ट कॉपी है आपको अपलोड करना होता है अगर कुछ हो तो। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात PDF फॉर्मेट में निर्धारित समय अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, निर्धारित स्थान पर। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे गए शैक्षिक योग्यता आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की जांच नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक जो भी है वेबसाइट ये है। ठीक है, और ये है ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि जो है उसमें प्रदर्शित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें सुनिश्चित कर लेनी चाहिए? एक तो आपके पास वैलिड जो है वर्किंग ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसको आप जो है सुरक्षित रख सके लंबे समय तक। ठीक, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे और जो भी चीज़ें वहाँ पे दी होंगी उसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। उसके बाद ऑनलाइन जो है फॉर्म आप भरेंगे। अपना जो भी आपको अनुरूप सभी वांछित जो प्रमाण पत्र होंगे, दस्तावेज होंगे, मूल रूप सबको PDF में आपको रख लेना है ताकि आप अपलोड कर सकें। संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र स्कैन कॉपी यानी PDF फॉर्मेट में अधिकतम 100 KB का होना चाहिए। ठीक है, बाकी सिस्टम डेस्कटॉप ऐसा होना चाहिए जिसका क्वालिटी वेबकैम अच्छा होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय जो है बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए। पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। अपलोड किए गए हिंदी अंग्रेजी हस्ताक्षर जो है वो ये JPG इसमें होना चाहिए फॉर्मेट में और 15 KB का होना चाहिए। समझ गए। और डायमेंशन जो होना चाहिए 220-100 मेगापिक्सल में होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है OTR सबके पास होगा ही, पहले ही रजिस्टर किया होगा या नहीं किया है तो आप फिर से कर लेंगे। ठीक है,
अगर फर्स्ट टाइम आप दे रहे हैं। न्यू यूज़र पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन बटन पे जो है क्लिक करेंगे, OTR आपको मिलेगा। भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित सभी विज्ञापनों के लिए OTR ही मान्य होगा। OTR किसी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है, ये केवल आवेदकों से जानकारी एकत्र करना और प्रत्येक आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाए रखने के लिए एक अलग डैशबोर्ड देता है। ठीक है, OTR करने के लिए वैध सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल इनबॉक्स स्पैम में भी अपना OTP जो है चेक कर सकते हैं। जो उम्मीदवार BPSC द्वारा विज्ञापित किसी भी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, OTR में दिए गए पासवर्ड ही उपयोग किया जाएगा। ठीक, एक से अधिक OTR पंजीकृत अनुमति नहीं है, इससे आपका आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते समय OTR कराया है, तो सभी नए पोर्टल पे नए सिरे से OTR प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन के डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं अभ्यर्थी द्वारा बनाए गए पासवर्ड को यहाँ आपको लॉगिन करना है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, बाकी उतना है नहीं। ठीक, सारी चीज़ें आपको पता ही होती है, कुछ ज़्यादा है नहीं। स्टेप 1, स्टेप 2 ये सब दिया हुआ है। ठीक, इसमें आप देखेंगे तो व्यक्तिगत जानकारी, पता संबंधी जानकारी, अन्य जानकारी, योग्यता संबंधी जानकारी आपको। फिर स्टेप 5 में अनुभव संबंधी जानकारी अगर कोई है तो फोटो और हस्ताक्षर आपको अपलोड करना होता है 6ठे स्टेप में, और बाकी कुछ है नहीं। ठीक, यही है। तो ये था बेसिकली हमारा जो डिस्कशन जो हम करना चाहते थे बहुत दिनों से, और फाइनली आ ही गया नोटिफिकेशन, तो हम लोगों ने उस पर बात कर ली। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ छूट गया हो तो आप पूछ सकते हैं, उसको मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक, धन्यवाद।